प्यारे विद्यार्थियों, आज विश्व के इतिहास के जिस विषय को लेकर मैं एक बार फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ वो यूरोपीय राज्य प्रणाली है। मैं डॉक्टर विजय बहुगुणा, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बरकोट। आज आपको बताऊंगा कि नेपोलियन बोनापार्ट की वाटरलू के मैदान में पराजय के पश्चात यूरोप के 4 शक्तियों प्रशा, इंग्लैंड, रूस और ऑस्ट्रिया ने किस तरह से यूरोप के मानचित्र को एक बार पुनः स्थापित करने का काम किया ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। और ये वियना कांग्रेस 1814 से 1815 में आयोजित की गई ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। और 4 बड़े राष्ट्रों ने जिन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट को हराने में अपनी निर्णायक भूमिका अदा की थी, उन लोगों ने कुछ सिद्धांतों को अपना के यूरोप के मानचित्र को पुनः खींचने का प्रयास किया। वे चिरकाल तक यूरोप में शांति चाहते थे, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट की विजयों ने, उसके युद्धों ने यूरोप को एक ऐसे कुएं में धकेल दिया था जहां अशांति व्याप्त थी, जनमानस पूरी तरह से अव्यवस्थित हो चुका था। ऐसी स्थिति में यूरोप के इन 4 बड़े राष्ट्रों ने ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक कांग्रेस का आयोजन किया, जो इतिहास में वियना कांग्रेस के नाम से जानी जाती है। और मूलतः इस वियना कांग्रेस का उद्देश्य था कि यूरोप में लंबे समय तक शांति कायम रखना, फ्रांस की शक्ति को नियंत्रित करना, फ्रांस की क्रांति के समय जिन जिन राष्ट्रों के अंदर जो राजवंश उस समय स्थापित थे, उन राजवंशों की पुनर्स्थापना करना, जिसे वैधता के सिद्धांत के तहत इन्होंने अमली जामा पहनाया। तो वियना कांग्रेस मूलतः 3 सिद्धांतों पर काम कर रही थी: वैधता का सिद्धांत, शक्ति संतुलन का सिद्धांत एवं पुरस्कार एवं दंड का सिद्धांत। वैधता का सिद्धांत का संबंध सीधे सीधे उन राजवंशों से है जो फ्रांस की क्रांति से पहले यूरोप के विभिन्न हिस्सों में अपने वजूद में थे, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट की विजयों ने जिन राजवंशों को खत्म कर दिया था, उन राजवंशों की पुनर्स्थापना के लिए ये 4 राष्ट्र प्रतिबद्ध थे। जिस शख्स का चित्र आप इस पीपीटी के मुखपृष्ठ पर देख रहे हैं, ये क्लीमेंस वेंजिल वॉन मैटरनिक है, जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, प्रधानमंत्री थे। और 1815 से 1848 तक के इस पूरे कालखंड को मैटरनिक युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यूरोप की राजनीति में 1815 से 1848 तक जो भी निर्णय लिए गए, उन निर्णयों में क्लीमेंस वेंजिल वॉन मैटरनिक की छाप थी। उनके निर्णयों को महत्व दिया जाता रहा और पूरे यूरोप की राजनीति में इतना महत्वपूर्ण राजनयिक इससे पहले न कभी देखा गया, न कभी देखा गया था। तो जब हम 1815 से 1848 तक के इतिहास को पढ़ते हैं, खासतौर पर यूरोपीय इतिहास को पढ़ते हैं, तो जान पड़ता है ये प्रतिक्रियावादी युग था, क्योंकि क्लीमेंस वेंजिल वॉन मैटरनिक प्रतिक्रियावादी था। वो चर्च के महत्व को फिर स्थापित करना चाहता था। उसने पोप को पापल स्टेट जो उसके इटली में थे, उनको पुनः वापस दिलवाए। उसने तमाम राजवंशों की वापसी की। फ्रांस के अंदर बुरबोन वंश की स्थापना हुई, हैब्सबर्ग परिवार की स्थापना हुई। स्पेन और फ्रांस की गद्दी पर बुरबोन वंश के राजाओं को राजगद्दी सौंप दी गई। तो जब हम इस वियना कांग्रेस को देखते हैं, तो इस वियना कांग्रेस में ही बाद के दौर में आप देखते हैं इटली के एकीकरण और 2 बड़े जर्मनी के एकीकरण के जो बीज हैं, वो आपको वियना कांग्रेस में दिखाई देते हैं। वियना कांग्रेस ने लंबे समय तक जो निर्णय वियना कांग्रेस में लिए गए, उसने इतिहास को बदलने में एक निर्णायक भूमिका अदा की थी। तो हम आज आपके बीच में जिस विषय को लेकर हम आए हैं, वो वियना कांग्रेस है, वो कंसल्ट ऑफ यूरोप है, वो मैटरनिक प्रणाली है। इन सभी विषयों को हम इस पीपीटी के माध्यम से, इस व्याख्यान के माध्यम से इसकी चर्चा करेंगे। जब हम वियना कांग्रेस की चर्चा करते हैं,
तो जान पड़ता है कि नेपोलियन बोनापार्ट की गतिशील क्षेत्रीय विजयों ने यूरोप के राजनीतिक मानचित्र को बदलने के साथ साथ शक्ति संतुलन को भी पूर्ण रूप से भंग कर दिया था। अपने विजित क्षेत्रों पर उसने छोटे छोटे राज्यों का निर्माण किया था और अपने रिश्तेदारों को वहाँ की राजगद्दी उसने सौंपी थी। जोसेफ बोनापार्ट जो उसका भाई था, लुई बोनापार्ट, जेरोम बोनापार्ट, इन भाइयों को उसने क्रमशः स्पेन, हॉलैंड और वेस्टफेलिया राज्यों का राज्याध्यक्ष बनाया था। सौतेले पुत्र यूजिन को इटली स्थित क्षेत्रों का गवर्नर एवं अपने जीजा जोकिम म्यूरा को नेपल्स का शासक उसने नियुक्त किया। इस राज्य व्यवस्था में स्थायित्व का अभाव था। नवनिर्मित जो शासक वर्ग था वो ऐसा अवसरवादी वर्ग था जिन्हें शासन का कोई भी अनुभव नहीं था। वे नेपोलियन के प्रति भी पूर्ण रूप से निष्ठावान नहीं थे। म्यूरा ने, जो कि रिश्ते में नेपोलियन बोनापार्ट का जीजा लगता था, नेपोलियन के विरुद्ध ऑस्ट्रिया का साथ दिया। वो नेपल्स में अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहता था। बर्नार्ड, जिसकी सेवाओं के बदले में उसे स्वीडन का शासक बनाया गया, बाद में नेपोलियन का प्रमुख शत्रु बन गया। तो हम इस पूरे घटनाचक्र को जब देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि वियना कांग्रेस नेपोलियन के पतन के पश्चात वियना सम्मेलन जो 1814-15 में आयोजित किया गया, उसमें वैधता का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण था। यूरोप की कूटनीति में नेपोलियन से संघर्ष के अंतिम चरण में 4 महान शक्तियों के बीच सम्मिलित सहयोग का एक नया युग आरंभ हुआ। 1813 में आपसी मतभेदों को भुलाकर इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया और प्रसा ने मिलकर नेपोलियन को परास्त किया। तत्पश्चात वो मतभेद फिर से प्रबल हुए। ऑस्ट्रिया, रूस और प्रसा के बीच पोलैंड की समस्या को लेकर भीषण मतभेद थे और इसे देखते हुए इंग्लैंड का जो विदेश मंत्री था लॉर्ड कैसलरे, उसने ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री चांसलर क्लीमेंस वेंजेल वॉन मैटरनिक का सहयोग प्राप्त किया तथा महान शक्तियों के संगठन को पुनर्गठित किया। लॉर्ड कैसलरे ने 1812 से 1822 तक चांसलर मैटरनिक के साथ मिलकर यूरोप में कूटनीतिक पुनर्निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1815 से 1848 तक के युग को मैटरनिक युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यूरोप के कूटनीतिक इतिहास में मैटरनिक यूरोप के भाग्य विधाता के रूप में उभरा था। 1814 में लॉर्ड कैसलरे के प्रयासों से महान शक्तियों इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, रूस एवं प्रसा के बीच चौमोंट की संधि पर हस्ताक्षर हुए और इस संधि के द्वारा फ्रांस पर लगाई शर्तों और यूरोप की पुनर्व्यवस्था पर किए पूर्व निर्णयों पर सहमति प्रदान की गई। नेपोलियन का खतरा अभी भी बना हुआ था। यूरोप में शक्ति संतुलन को स्थापित करने के लिए विभिन्न शक्तियों के बीच एकता एवं सहयोग बनाए रखना आवश्यक था। पेरिस की प्रथम संधि से फ्रांस की सीमाओं का आधार 1792 तक क्षेत्रीय विजयों को निश्चित किया गया। यूरोप के अन्य क्षेत्रों की पुनर्व्यवस्था के लिए वियना के स्थान पर महान शक्तियों के सम्मेलन बुलाए जाने की व्यवस्था की गई। वियना सम्मेलन से पूर्व लंदन स्थित एक सम्मेलन में महान शक्तियों की एकता को बनाए रखने के लिए चौमोंट की संधि का नवीनीकरण किया गया। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि वियना के सम्मेलन में क्या कार्य हुए, किस तरीके से इन 4 बड़ी शक्तियों ने यूरोप के मानचित्र को यूरोप के उन विभिन्न विजित प्रदेशों को आपस में वितरित किया जिन पर कभी नेपोलियन बोनापार्ट का हक था। वियना सम्मेलन का जो समय था वो 1814 से 1815 था और स्पेन, पुर्तगाल, स्वीडन भी इस शक्ति दल के सदस्य थे, लेकिन 4 शक्तियों इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, रूस एवं प्रसा, जिनकी संयुक्त सेनाओं ने नेपोलियन बोनापार्ट को पराजित किया था, इनके बीच में गुप्त संधि एवं मंत्रणा के अनुसार निर्णय का अधिकार केवल उन्हीं के नियंत्रण में था। मेजबान शक्ति ऑस्ट्रिया का प्रतिनिधित्व
शासक फ्रांसिस प्रथम और चांसलर मैटरनिक ने किया। इंग्लैंड की ओर से विदेश सचिव लॉर्ड कैसलर ने भाग लिया तथा रूस का प्रतिनिधित्व जार अलेक्जेंडर प्रथम एवं विदेश मंत्री और सलाहकार नेशनल रोड तथा कैपोडिस्ट्रियाज ने किया। प्रसा की ओर से चांसलर हार्डनबर्ग और हम्बोल्ट सम्मेलन में सम्मिलित हुए। फ्रांस के विदेश मंत्री टैलीरॉड ने लॉर्ड कैसलर और जार अलेक्जेंडर प्रथम को प्रभावित किया तथा शीघ्र ही प्रसा के अत्यधिक विरोध करने पर भी उसे वियना सम्मेलन का सदस्य बनाया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि शक्तियों की समिति यूरोप के राजनीतिक भविष्य को निर्धारित करने में व्यस्त हो गई। विभिन्न विषयों पर मंत्रणा का कार्य शक्तियों के बीच तभी से प्रारंभ हो चुका था जबकि पहली बार संयुक्त शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन के विभाजन के पक्ष में थे, क्योंकि नेपोलियन से युद्ध के पूर्व ये हिस्से उनके अधीन थे। लॉर्ड कैसलर प्रारंभ से ही एक शक्तिशाली मध्य यूरोपीय क्षेत्र का निर्माण करना चाहता था ताकि इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन बना रहे। मध्यस्थ के रूप में कैसलर ने तीनों देशों के बीच कटुता को कम करने का उत्तरदायित्व संभाला। पोलैंड की समस्या को हल करने के उद्देश्य से उसने जार अलेक्जेंडर के समक्ष पोलैंड के विभाजन की योजना को प्रस्तुत किया। कैसलर की पोलैंड संबंधी योजना को चांसलर मैटरनिक का पूर्ण समर्थन प्राप्त था। प्रसा का शासक फ्रेडरिक विलियम योजना से सहमत था, परंतु डरपोक होने के कारण रूस का स्पष्ट विरोध करने से घबराता था। विलियम कैसलर लॉर्ड कैसलर के द्वारा जार को प्रभावित करने के सब प्रयत्न असफल रहे। जार का यह कहना था कि उसका यह कर्तव्य है कि वह पोलैंड वासियों का एक अलग राज्य बनाकर उन्हें उत्तर उदारवादी संविधान प्रदान करे। शीघ्र ही उसने वारसा पर कब्जा किया और इस क्षेत्र के लिए एक उदारवादी संविधान जारी किया। तो हम देखते हैं कि पोलैंड के इस प्रश्न पर विलियम कैसलर ऑस्ट्रिया और प्रसा को एक संधि में बांधना चाहता था। पोलैंड के प्रश्न को लेकर जो लॉर्ड कैसलर था वो ऑस्ट्रिया और प्रसा को एक संधि में बांधना चाहता था ताकि वे दृढ़ता से रूस का सम्मिलित विरोध करें। लॉर्ड कैसलर के अनुसार जार के मत से यह बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं था कि वह भविष्य में एक स्वतंत्र पोलैंड राज्य की स्थापना करेगा। दुर्भाग्यवश प्रसा का शासक फ्रेडरिक विलियम जार के दबाव में आकर कैसलरी की योजना से अलग हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि पोलैंड के विषय पर लॉर्ड की जो नीति थी वह असफल रही। इसके कारण मध्य यूरोप में शक्ति संतुलन बना न रह सका। वियना कांग्रेस की वियना संधि की तमाम इतिहासकारों ने आलोचना की है और आलोचना किन बातों के लिए की है हम उन बातों पर गौर फरमाएंगे। ये चौमोंट की संधि से संबंधित मैंने कहा था कि 1814 में लॉर्ड कैसलर के प्रयासों से महान शक्तियों के बीच चौमोंट की संधि पर हस्ताक्षर हुए और इंग्लैंड, प्रसा, रूस और ऑस्ट्रिया के बीच ये गुप्त मंत्रणा और संधि के आधार पर निर्णय का अधिकार उन्हीं के नियंत्रण में था। जहाँ तक प्रतिनिधित्व की बात है तो ऑस्ट्रिया की ओर से उनके शासक फ्रांसिस प्रथम ने एवं चांसलर क्लीमेंस वेंजेल वॉन मैटरनिक ने हिस्सा लिया। इंग्लैंड के विदेश सचिव लॉर्ड कैसलर ने भाग लिया, जो कि बहुत ही होशियार और बहुत ही चालाक राजनीतिज्ञ था। रूस का प्रतिनिधित्व शासक जार अलेक्जेंडर प्रथम, विदेश मंत्री नेशनल रोड, सलाहकार कैपोडिस्ट्रियाज, प्रसा की ओर से चांसलर हार्डनबर्ग एवं हम्बोल्ट शामिल हुए और फ्रांस के विदेश मंत्री टैलीरॉड ने इसमें प्रतिभाग किया था। वियना सम्मेलन के कार्य, यदि वियना सम्मेलन के कार्यों पर हम नजर डालें तो शक्तियों की समिति यूरोप के राजनीतिक भविष्य को निर्धारित करने में व्यस्त हो गई। फ्रांस के संबंध में चारों देशों ने निर्णय लिया कि फ्रांस की शक्ति को नियंत्रित करना एवं यूरोप में पूर्ण रूप से शक्ति संतुलन की प्रणाली को स्थापित करना उनका प्रमुख लक्ष्य है। 1815 में नेपोलियन की वाटरलू के युद्ध में निर्णायक हार के पश्चात पेरिस की द्वितीय संधि पर हस्ताक्षर हुए और इसके अनुसार फ्रांस की सीमाओं का आधार 1790 नियत किया गया। युद्ध के हार जाने के रूप में 70 करोड़ फ्रैंक की राशि की मांग की गई तथा जब तक इसका भुगतान न हो तब तक के लिए मित्र राष्ट्रों के 1,50,000 सैनिक फ्रांस में ही रहेंगे, इस तरीके का प्रावधान किया गया। फ्रांस में और स्पेन में बुरबोन वंश की पुनर्स्थापना की गई और ये कहीं न कहीं वैधता के सिद्धांत से जुड़ा हुआ प्रश्न था। और क्योंकि क्लीमेंस वेंजेल वॉन मैटरनिक वो प्रतिक्रियावादी था, वो पुराने राजवंशों की वापसी चाहता था और इसी को आधार बनाकर उसने स्पेन और फ्रांस में बुरबोन वंश के राजकुमारों को गद्दी प्रदान की।
तो वैधता के सिद्धांत के आधार पर लुई 18वें को फ्रांस का शासक बना। ये उस दौर के कुछ महान राजनीतिज्ञों के छायाचित्र आप देख पा रहे हैं। इधर जार अलेक्जेंडर प्रथम जो रूस का शासक था, लॉर्ड कैसलरे जो विदेश सचिव थे इंग्लैंड के, और टैलीरॉन जो कि फ्रांस का प्रतिनिधित्व जिसने किया। तो अगर क्लीमेंस वेंजिल वॉन मैटरनिक जो कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था, उनको यदि मिला दें तो 4 राजनयिक वियना कांग्रेस पर काफ़ी हावी रहे और इन्होंने अपने अपने देशों के हक में फैसले लिए। वियना संधि की आलोचना अक्सर राजनीतिज्ञों के बीच में होती रही है। वियना संधि के कार्य की अनेक इतिहासकारों ने आलोचना की है और यूरोप के कूटनीतिज्ञों ने उदारवादिता, राष्ट्रवाद एवं कहीं कहीं वैधता के सिद्धांत की अवहेलना की। ऐसे समय में जबकि फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों से वशीभूत होकर सब देशों में राष्ट्रीयता एवं उदारवादिता से ओतप्रोत आंदोलन चालू थे, विकासशील पद्धतियों के प्रति अवहेलना दिखाई दी। बेल्जियम और हॉलैंड को संयुक्त राज्य बनाकर बनाया गया। जर्मनी के राज्य संघ को ऑस्ट्रिया के अधीन किया गया। नॉर्वे को स्वीडन के साथ मिलाकर एवं इटली को ऑस्ट्रिया के आधिपत्य में देकर कथित राष्ट्रीयता के सिद्धांत की कहीं न कहीं उपेक्षा की गई। यूरोप के सभी कूटनीतिज्ञों में केवल जार अलेक्जेंडर प्रथम ही उदारवादी विचारधारा का समर्थक था। उसने नए प्राप्त पोलैंड के क्षेत्र में उदारवादी संविधान लागू करके यह दर्शाया कि समकालीन शासक अपनी जनता के प्रति उदारवादी नीति अपना सकते थे। जार के ही प्रयासों से फ्रांस के शासक लुई 18वें को 1812 का उदारवादी संविधान जारी करने के लिए प्रेरित किया गया। परिवर्तनशील काल के अनुरूप न होने के कारण वियना संधि का कार्य अधिकतर अस्थायी रहा। अगले 15 वर्षों में ही बेल्जियम हॉलैंड से स्वतंत्र हो गया। फ्रांस में 1830 में बुरबोन वंश के शासन का अंत हो गया। संधि के 2 वर्ष पश्चात ही पोलैंड संविधान को वापस ले लिया गया। 1859 से 1871 के काल में जर्मनी और इटली में अखंड स्वतंत्र राष्ट्रीय सरकारों की स्थापना हुई। भविष्य में ग्रेट ब्रिटेन का हैनोवर से संबंध टूट गया। स्विट्जरलैंड के संबंध में यह व्यवस्था अंत तक बनी रही। नॉर्वे और स्वीडन का एकीकरण 19वीं शताब्दी के पश्चात तक बना रहा। श्रीलंका उपनिवेश और माल्टा के क्षेत्रों पर ग्रेट ब्रिटेन का नियंत्रण बना रहा। तो इससे साफ जाहिर होता है कि वियना की संधि की शर्तों में वेस्टफेलिया और यूट्रेक्ट संधियों की अपेक्षा अति शीघ्रता से और उग्र परिवर्तन किए गए। यूरोप के कूटनीतिज्ञ राष्ट्रीयता और जनतंत्र के नवीन विकासशील विषयों को नहीं समझ सकते थे। इन सिद्धांतों का संधि में अपनाया जाना न तो आवश्यक ही था, न ही संभव था। फ्रांस से निकटता के कारण अकेला बेल्जियम अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं बनाए रख सकता था, इसलिए बेल्जियम को हॉलैंड के साथ मिला दिया गया। 1831 में बेल्जियम की स्वतंत्रता इस कारण प्रदान की गई कि लुई फिलिप के नेतृत्व में यूरोप को फ्रांस से पहले ही भांति खतरा नहीं था। पामस्टन के काल में बेल्जियम की तटस्थता प्राप्त करना संभव था, परंतु लॉर्ड कैसलरी के काल में यह असंभव था। हम जानने की कोशिश करते हैं कि वियना संधि से विभिन्न देशों की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा। 1815 के पश्चात यूरोप की कूटनीति में रूस का महत्वपूर्ण स्थान रहा। पोलैंड की प्राप्ति से पश्चिमी यूरोप में रूस की शक्ति का अभूतपूर्व विस्तार हुआ। जार अलेक्जेंडर प्रथम, जो कि 1825 तक जीवित रहा, अपने कार्यकाल में निरंतर विभिन्न देशों की सरकारों के बीच अपने प्रभाव के विस्तार के लिए उनके आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप करता रहता। टैलीरॉन के पश्चात रिशेल्यू, जो फ्रांस का प्रधानमंत्री था, तक रूस के जार के प्रभाव में ही था। प्रशा का शासक फ्रेडरिक विलियम तो बिल्कुल ही जार के हाथ की कठपुतली बन चुका था। जर्मन राज्यों में कॉटेज़ेब्यू, जिसे उदारवादी क्रांतिकारी नेता कार्ल सैन ने मार डाला था, रूसी जार का ही गुप्त अभिकर्ता था।
इस तरह से हम देखते हैं कि रूस के निरंतर बढ़ते हुए प्रभाव और फ्रांस के प्रति अविश्वास ने ही प्रमुख रूप से लॉर्ड कैसलरे और मैटरनिक के बीच 1820 तक सहयोग और समन्वय का वातावरण तैयार किया। फ्रांस के विषय में ऑस्ट्रिया और प्रसा का दृष्टिकोण कठोर था। फ्रांस से शत्रुता की भावना इतनी तीव्र थी कि वे फ्रांस के और अधिक क्षेत्रों का विभाजन चाहते थे, परंतु कैसलरे और जार की सहानुभूति के कारण फ्रांस के साथ अपेक्षाकृत उदारवादी व्यवहार किया गया। संधि से पूर्व ही ग्रेट ब्रिटेन ने गियाना, गोडेलोप द्वीप उपनिवेश और माल्टा पर नियंत्रण प्राप्त कर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में अपनी प्रमुखता को बनाए रखा। वियना संधि में उसने दास व्यापार पर रोक लगाकर सब राष्ट्रों की सहमति को प्राप्त किया। ऑस्ट्रिया भी क्षेत्रीय स्तर पर विस्तृत रूप से लाभान्वित हुआ। उसका साम्राज्य बाल्टिक समुद्र से लेकर एड्रियाटिक और भूमध्य सागर तक फैल गया। जर्मनी और इटली के राज्यों में ऑस्ट्रिया की प्रभुसत्ता पूर्ण थी तथा वियना की संधि से प्रशा की स्थिति काफी निर्बल हो गई थी। स्वतंत्र देश होने पर भी वह जर्मनी में ऑस्ट्रिया की प्रभुसत्ता को चुनौती नहीं दे सकता था। प्रशा की दुर्बलता का लाभ उठाकर रूस का जार उस पर निरंतर हावी रहा। शक्ति संतुलन के संदर्भ में यह बात स्पष्ट है कि वियना की संधि ने किसी भी देश को इतना शक्तिशाली नहीं रहने दिया जैसे कि फ्रांस ने 20 वर्षों तक यूरोप में अपना सिक्का जमाए रखा था। एक अन्य दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो वियना की संधि अन्य अंतर्राष्ट्रीय संधियों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। 1853 तक यूरोप में कोई भी प्रमुख युद्ध नहीं हुआ और जो वियना कांग्रेस का एक लक्ष्य था कि लंबे समय तक यूरोप में आप शांति कैसे बहाल कर सकते हो, इसमें वो कहीं ना कहीं सफल रहे। यूरोप में युद्ध तभी प्रारंभ हुए जब फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय ने संधि व्यवस्थाओं को तोड़कर इटली और जर्मनी की अखंडता को छिन्न भिन्न कर दिया। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि 1815 से 1848 तक के युग को मैटरनिक प्रणाली क्यों कहा जाता है। वियना सम्मेलन के विषय में मैटरनिक का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व माना गया क्लीमेंस वेंजिल वॉन मैटरनिक। बहुत सारे लेखकों ने 1815 से 1848 के समय को यूरोप के कूटनीतिज्ञ इतिहास में मैटरनिक का काल माना है। इसे मैटरनिक युग की संज्ञा दी है। 1815 के पश्चात चांसलर मैटरनिक की संपूर्ण कूटनीतिक शक्ति वियना व्यवस्था की सुरक्षा को बनाए रखने में लगी रही। वह ये अच्छी तरह समझता था कि यूरोप के विभिन्न भागों में फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर राष्ट्रीय और उदारवादी दल मौजूद थे। इन सब आंदोलनों का उद्देश्य शासकों को उदारवादी संविधान जारी करने के लिए बाध्य करना था। ऑस्ट्रिया के अधीन प्रदेशों में विशेष रूप से जर्मन और इटली के राज्यों में क्रांतिकारी विचारधारा प्रबल हो रही थी। जर्मनी और इटली के राज्यों में मैटरनिक ने उदारवादी संविधान जारी नहीं किए क्योंकि वह सब उदारवादी आंदोलनों का शत्रु था, इन्हें जड़ से ही समाप्त कर देना चाहता था। जर्मन राज्यों में उदारवादी शासक एवं जर्मन एकता के पक्ष में बुद्धिजीवियों का आंदोलन प्रारंभ हुआ था। प्रसा के चांसलर ने उदारवादी रूसी प्रभाव के कारण ही वहां के शासक फ्रेडरिक विलियम तृतीय को संविधान लागू करने के लिए प्रेरित किया था। इटली में गुप्त संस्था कार्बोनारी के नेतृत्व में उदारवादी क्रांतिकारी आंदोलन प्रारंभ हो चुका था। नेपल्स सिसिली में उदारवादी आंदोलन 1818-19 के पूर्व ही शक्तिशाली हो चुका था। मैटरनिक पूर्ण रूप से इन आंदोलनों को दबाना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि ऑस्ट्रिया साम्राज्य असंख्य राष्ट्रिक जातियों से मिलकर बना है। एक राष्ट्रीय संविधान को जारी करने का मतलब था कि ऑस्ट्रिया साम्राज्य की मृत्यु थी। वो क्रांति के रोग से ऑस्ट्रियाई साम्राज्य को किसी भी मूल्य पर बचाना चाहता था। इसी कारण प्रसा के साथ मिलकर उसने भीषण दमन का चक्र चलाया और 1819 की कार्लसबैंड घोषणा के फलस्वरूप उसने जर्मन राज्यों में उदारवादी तत्वों पर विजय प्राप्त की। अपनी प्रतिक्रियावादी योजना में वो ग्रेट ब्रिटेन को अपना प्रमुख सहयोगी बनाना चाहता था तथा प्रसा से रूस के प्रभाव को कम करना चाहता था। इस व्यवस्था को ही मैटरनिक प्रणाली का नाम दिया गया है। अपने प्रयासों से उसने व्यक्तियों एवं घटनाओं पर इस प्रकार से नियंत्रण किया कि मध्य यूरोप में ऑस्ट्रिया की प्रभुसत्ता स्थापित हो गई। जर्मनी और उत्तरी इटली पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य स्थापित हो गया। इटली के अन्य छोटे राज्य भी ऑस्ट्रिया के नियंत्रण अथवा प्रभाव में थे। इटली को भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र रखना
मैटरनिक का ही एक कार्य था। कैसलरे के साथ मिलकर रूस की महत्वाकांक्षी योजनाओं को नियंत्रण में रखना तथा प्रशा को संपूर्ण सैक्सनी प्रदेश दिए जाने से रोकना सब मैटरनिक की उपलब्धियों का अंग है। इसके लिए यूरोप के इतिहास में 1815 से 1848 तक के युग को मैटरनिक युग की संज्ञा दी जाती है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि मैटरनिक के अलावा यूरोप की कूटनीति में अन्य कूटनीतिज्ञों का क्या स्थान रहा। यदि हम बात करें तो कूटनीति के क्षेत्र में लॉर्ड कैसलरे का महत्वपूर्ण योगदान था और उसका मूल्यांकन भी किया जाना चाहिए। एक और कैसलरे ने मैटरनिक को ऑस्ट्रिया के हितों की सुरक्षा में सहयोग दिया था, तो दूसरी ओर मैटरनिक ने ग्रेट ब्रिटेन के औपनिवेशिक हितों की प्राप्ति में पूर्ण सहयोग दिया। 1814 की चौमोन की संधि ने बड़ी चार शक्तियों के बीच एकता और सहयोग का दौर प्रारंभ किया और इस संधि को कराने का श्रेय लॉर्ड कैसलरे को ही था। कैसलरे ने फ्रांस के प्रति मित्रता और उदारवादिता का दृष्टिकोण अपनाया। सैक्सन की जटिल समस्या को सुलझाने का श्रेय केवल कैसलरे की योग्यता को ही जाता है। बड़ी शक्तियों के बीच 2 नवंबर 1815 की चतुर्गुट संधि का प्रमुख नेता लॉर्ड कैसलरे ही था। यद्यपि ऑस्ट्रिया एवं इंग्लैंड की मित्रता मुख्यतः दोनों के रूस के विरोध के कारण ही थी। कैसलरे इस विषय पर पूर्ण सतर्क रहा। चांसलर मैटरनिक के उकसाने पर भी उसने खुलेआम ऑस्ट्रिया के साथ किसी भी रूस विरोधी संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। मैटरनिक के चरित्र को कैसलरे भली भांति समझता था और कभी भी वह उसके झांसे में नहीं आया। 1819-20 तक ऑस्ट्रिया की सामान्य कूटनीति के क्षेत्र में निर्णय का अधिकार कैसलरे के हाथ ही में था। केवल इटली और जर्मनी से संबंधित विषयों में मैटरनिक को पूर्ण स्वतंत्रता थी। अनेक महत्वपूर्ण विषयों जैसे कि संधि की प्रकृति और स्वरूप का निर्धारण, फ्रांस के प्रति व्यवहार, पूर्वी समस्या में नेतृत्व कैसलरे के हाथ में ही रहा। मैटरनिक ने केवल उसका अनुसरण ही किया। तो इस तरह हम देखते हैं कि क्लेमेंस वेंजिल वॉन मैटरनिक के बाद अगर दूसरा राजनीतिज्ञ जिसने वियना कांग्रेस में अपनी छाप छोड़ी वो लॉर्ड कैसलरे था।